बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। टॉपर्स तक चैनल में फिर से आपका एक जोश के साथ स्वागत है। हम आज फिर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, चैप्टर 7 ज्योग्राफी का हम लेकर के आगे चल रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि जनसंचार के साधनों से होने वाले किन्हीं 3 लाभों की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए, 2022-2023 एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के लिए कि जनसंचार, पहले समझते हैं जनसंचार किसे कहते हैं। बच्चों, जनसंचार का मतलब होता है कि जो भी कम्युनिकेशन हम किसी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने में इस्तेमाल करता है उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फ़ोन के थ्रू, अगर लैपटॉप के थ्रू अगर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, कांटेक्ट करता है, तो उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार कैसे किन्हीं 3 लाभ क्या है कि यह जनसंचार क्या करता है, आपका मनोरंजन करता है। आपका क्या करता है? मनोरंजन। दूसरा है बच्चों, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों, भारत सरकार या कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट, जो देश की जो पॉलिसी होती है, देश की जो नीति होती है, उसके बारे में इसी मीडिया के थ्रू, इसी जनसंचार के थ्रू जनता तक अपनी बात को पहुंचाता है और जनता भी अपनी बातों को इसी जनसंचार के द्वारा सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो तीसरा है, यह ज्ञानवर्धक भी होता है। यह ज्ञानवर्धक भी होता है कि क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे चैनल्स को देखने के बाद हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं जान पा रहे हैं, कोई चीज़ सीखना है, तो हम लोग यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी भी माध्यम से हम लोग नए नए ज्ञान वर्धन करते हैं, नए नए ज्ञान को सीखते हैं। इसलिए जनसंचार का यह भी एक फ़ायदा है। नेक्स्ट है बच्चों, यह खेल संबंधी कार्यक्रम को प्रसारित करता है। खेल संबंधी, कोई भी क्रिकेट मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है, कोई भी वॉलीबॉल मैच हो रहा है, किसी भी तरह का कोई मैच हो रहा है बच्चों, तो वह हम सब तक यह पहुंचाता है। खेल के कार्यक्रम को या जो जनसंचार है वह प्रसारण करता है और हम लोग घर बैठे उसे देख पाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यह दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है। दूरदर्शन, डीडी चैनल्स या कई सारे प्राइवेट चैनल्स हैं, उसके माध्यम से हमें क्या करता है कि पूरे देश का समाचार मिलता है। व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू हमें पूरे देश का न्यूज़ के बारे में पता चलता है और कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई भी मैसेज देता है तो हमें उसके बारे में पता चलता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताइए। पाइपलाइन परिवहन का लाभ क्या है बच्चों कि पाइपलाइन परिवहन का क्या लाभ है बच्चों कि पाइपलाइन परिवहन का लाभ यह है कि पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के साथ गैस, खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन बच्चों, जैसे हमारे घर में पानी आता है तो पाइपलाइन के थ्रू आता है। तो पाइपलाइन के द्वारा केवल हमारे घरों तक पानी ही नहीं आता है और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। दिल्ली में ही बहुत सारे महंगे एरिया हैं, पॉश एरिया है, मॉडल टाउन या कई सारे ऐसे चाणक्यपुरी, कैसे कई सारे महंगे एरिया हैं, वहाँ गैस, जो CNG गैस जिस पर हम खाना बनाते हैं, वो भी पाइपलाइन के थ्रू हमारे किचन तक आ जाता है। हमें गैस जो सिलेंडर है वो भरवाना नहीं पड़ता। तो पाइपलाइन के द्वारा क्या करते हैं, गैस, खनिज तेल है और पानी हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन से समय की बचत होती है और बीज की चोरी और बर्बादी को रोका जा सकता है। पाइपलाइन से क्या होता है, समय की बचत होती है। टाइम, अगर मान लिया जाए ईरान से या इराक से कोई हमें पेट्रोलियम अगर उन देशों से मंगवाना हो तो मुश्किल से अगर वहाँ से भेजा जाएगा तो मुश्किल से 4, 5 या 6 घंटों में हमारे देश में वो आसानी से जो मिनरल्स है, पेट्रोलियम है, वो आ जाता है। लेकिन अगर इसको दूसरे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से अगर हम मंगवाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और बीच में क्या होता है, बहुत नुकसान होने का डर रहता है, कहीं गाड़ी पलट गया, कोई नुकसान हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, सेफली हम किसी भी चीज़ को पहुंचा सकते हैं, कम से कम वेस्ट होता है, कम से कम बर्बाद होता है। तो पाइपलाइन जो है ट्रांसपोर्टिंग का एक सेफ साधन है।
पाइपलाइन बिछाने की लागत बहुत अधिक है, पाइपलाइन को बिछाने की लागत बहुत अधिक है, लेकिन इस पर देखभाल करने की लागत बहुत कम है। जिस समय पाइपलाइन बिछाता है, आप देखेंगे कहीं पाइपलाइन जो पानी आता है आपके घरों में, उसको लगाने में, उसको बिछाने में लागत तो बहुत अधिक आती है, लेकिन उस पर जो उसकी देखभाल करने में बहुत कम लागत आती है। जैसे अगर एयरपोर्ट को देखा जाए, अगर रेलवे को देखा जाए, तो इन सबको लगाने में भी लागत बहुत अधिक आती है और इनकी देखभाल करने में भी लागत बहुत अधिक आती है। अब देखो एयरपोर्ट पे कितने सारे पुलिस, कितने सारे लोग उनके देखभाल के लिए, उनको चलाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन पाइपलाइन के लिए क्या है कि एक बार लगाने में जो कॉस्ट आ गया, उसके बाद देखभाल करने में आसानी से इसे देखभाल किया जा सकता है। उसके बाद पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। कोई भी पाइपलाइन के द्वारा अगर किसी चीज़ को भेजना हो तो बहुत जल्दी पहुंच सकता है और सेफली पहुंच जाता है। रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। पाइपलाइन का एक और फ़ायदा है कि जो पेट्रोलियम है, जो मिट्टी का तेल है या जो CNG गैस है, वो हम रेल के थ्रू मंगवाते थे, लेकिन पाइपलाइन से क्या हो गया कि उन पर जो प्रेशर था वो कम हो गया। यानी सारा काम एक जगह से दूसरे जगह ये जो सामान है, पानी, कच्चा पेट्रोलियम, CNG गैस, ये सब हम पाइपलाइन के थ्रू लाते हैं, ले जाते हैं, तो जो रेलवे पर जो प्रेशर था वो लाने ले जाने का वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो बच्चों ये था पाइपलाइन का लाभ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, पेपर में आने की पूरी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परिवहन के महत्व का स्पष्ट कीजिए। वायु परिवहन, ध्यान देंगे, वायु परिवहन का आरामदायक साधन है। बच्चों वायु परिवहन भारत में 1911 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। पहली बार हवाई जहाज भारत में 1911 में शुरू किया गया था। तो वायु परिवहन जो है, अगर हम कहीं आते जाते हैं तो बहुत सेफ साधन है। उसमें क्या होता है कि हम एक बार बैठ गए तो हम कम समय में पहुंच सकते हैं। उसके बाद आरामदायक होता है। ट्रेन पे जा रहे हैं तो धक्का मुक्की करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है कि ट्रेन चल रही है तो हमें आराम नहीं मिलता है, लेकिन हवाई जहाज़ से अगर कोई व्यक्ति इधर से उधर जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसे आरामदायक साधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है। जहाँ कोई भी ट्रांसपोर्टिंग नहीं जा सकता वहाँ हवाई जहाज जा सकता है। पहाड़ी एरिया में चला जाए, समुद्री एरिया में, समुद्र के ऊपर से गुजरना हो तो हम समुद्र के ऊपर से हम किसी और साधन से नहीं जा सकते, लेकिन हवाई जहाज से हम समुद्र के ऊपर से जा सकते हैं। पहाड़ों से, ऊंचे पहाड़ों पर भी हम हवाई जहाज के थ्रू जा सकते हैं। तो जहाँ किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ हवाई जहाज पहुँच सकता है। नेक्स्ट है, यह कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। कि अगर हमें कहीं जाना हो तो बहुत कम टाइम में हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। जैसे दिल्ली से चेन्नई जाना हो, दिल्ली से मुंबई जाना हो तो 2 घंटे, 2.5 घंटे में हम, 3 घंटे में हम पहुंच सकते हैं। जबकि अगर यही ट्रेन से जाएं, बाइक से जाएं, बस से जाएं, कार से जाएं तो इसमें करीब 12 से 15 घंटा, 20 घंटे लग सकता है। लेकिन हवाई जहाज से अगर हम जाएं तो बहुत कम समय में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यह बॉर्डर पर सेना के रखरखाव एवं भोजन सामग्री जल्दी से पहुंचाने हेतु महत्वपूर्ण है। बच्चों बॉर्डर एरिया के आसपास भारत पाकिस्तान बॉर्डर, भारत चीन बॉर्डर, भारत अफगानिस्तान बॉर्डर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर, भारत म्यांमार बर्मा बॉर्डर, इन सब देशों के बॉर्डर एरिया के आसपास जो हमारी आर्मी रहती है, जो हमारा एयरफोर्स रहता है, जो और भी कई सारे सेना रहती है, उनके लिए खाना हो, उनके लिए गोले बारूद हो, उनके लिए कपड़े हों, उनके लिए किसी भी तरह का सामान हो, ऐसे कम समय में पहुंचाने के लिए हम हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत कम समय में हवाई जहाज़ इन एरिया में, बॉर्डर एरिया में सामान को पहुंचा देता है। बच्चों जब भी किसी 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो लड़ने में आज के टाइम पे हवाई जहाज़ का इस्तेमाल अधिक से अधिक किया जा रहा है, क्योंकि सभी लोगों के पास एक से एक जो है हवाई जहाज़ के सिस्टम हैं। तो इसलिए हवाई जहाज़ जो है आरामदायक साधन माना जाता है और हवाई जहाज़ जो है परिवहन के साधनों में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया साधन माना जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है। पर्यटन का मतलब शायद आप जज से जानते होंगे, पर्यटन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह घूमने के ख्याल से जाता है, टूर के ख्याल से, टूरिज्म के ख्याल से जाता है, तो उसे पर्यटन कहते हैं।
तो पर्यटन के बारे में हम देखते हैं कि पर्यटन जो है आज एक इंडस्ट्री के रूप में, आज एक उद्योग के रूप में, एक ट्रेड व्यापार के रूप में किस प्रकार डेवलप होता जा रहा है। बच्चों देखते हैं, पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आज से 30-40 साल पहले बहुत ही कम लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए जाते थे, लेकिन आज जैसे जैसे हमारे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, हमारे भारत में जैसे जैसे गरीबी से धीरे धीरे अमीरी आई, तो लोगों में घूमने जाने का एक ट्रेंड बढ़ते चला गया। और ये घूमने जाने का ट्रेंड जो है, एक तो होता है कि भारत के लोग केवल भारत में एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए जाते हैं, जैसे दिल्ली से हम मसूरी चले गए, जैसे दिल्ली से नैनीताल चले गए, जैसे दिल्ली से हरिद्वार चले गए। तो एक तो होता है कि भारत एक देश के अंदर जो एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए जाते हैं उसे पर्यटन कहते हैं। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, एक व्यक्ति अपने कंट्री से दूसरे कंट्री अगर जाता है वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है। तो दोनों को हम पर्यटन में ही मिल करके पढ़ते हैं, मिला करके पढ़ते हैं बच्चों। तो आज 25-30 सालों में हमारे देश में जो टूरिज्म है, जो टूर का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। और भारत में 150 लाख से अधिक लोग जो हैं इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जब घूमने के लिए जा रहे हैं तो ये इंडस्ट्री कैसे है? बच्चों आज आप पूरे देश में अगर कहीं जाना हो तो आपके लिए साइबर कैफ़े लगा हुआ है, आपके लिए एयरपोर्ट में बहुत सारे गर्ल्स जो सुविधाएं देने के लिए लगे हुए हैं, हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं, बहुत सारे बस वगैरह, कहीं से भी आपको जाना हो 1-2 घंटे में आपको बस बुक कर सकते हो। तो इस काम में जितने सारे लोग लगे हुए हैं, क्या इसको एक इंडस्ट्री नहीं कहा जा सकता? आप देख लीजिए कि भारत से कहीं भी अगर आप बस जाने के लिए अगर बस बुक करेंगे तो आप देखो पूरे भारत में कितने सारे बस, कितने सारे कार की कंपनियां ये सारे लगे हुए हैं इस काम में। तो इसको हम एक तरह से उद्योग ही कह सकते हैं, जो कोई भी रोजगार हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देता है उसे एक इंडस्ट्री ही कहेंगे हम बच्चों। तो इसी तरह से जो पर्यटन है उसमें करीब 150 लाख से अधिक लोग लगे हुए हैं, तो इसको हम उद्योग कह सकते हैं। कह रहा है पर्यटन से स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यम के विकास का अवसर प्राप्त होता है। पर्यटन से क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से सिक्किम घूमने के लिए जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से मसूरी घूमने के लिए जा रहा है, तो वहाँ के लोकल चीज़ें खरीद करके ला रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ का जो लोकल लोग है, जो गरीब है, जो किसी तरह अपने हाथों से सामान बेच करके बना करके बेचता है, उसका रोज़गार चलता है। और उससे क्या होता है, पूरे देश में उसकी जो हाथ से बुनी हुई कलाएँ हैं पूरे देश में प्रचार होता है। अगर आप असम चले जाएँ, अगर आप देहरादून चले जाएँ, मसूरी चले जाएँ, सिक्किम चले जाओ, तो वहाँ हाथ से बने हुए जो छोटे छोटे गुड्डे गुड़ियाँ हैं, डलियाँ हैं, वो सारा चीज़ जो है आपको मिलेगा। और वो एक स्थानीय हस्तकला को, लोकल जो बनाने वाले लोग हैं, जो हुनर है, जो टैलेंट है, वो पूरे देश में उसका प्रचार होता है। नेक्स्ट है, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अगर भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका जा रहा है, या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से कोई व्यक्ति भारत आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि उन देशों की मुद्राएं हमारे देश को प्राप्त हो रही हैं। और किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा का होना बहुत कंपलसरी है। नेक्स्ट, पर्यटन से उद्योग को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन से क्या होता है? पर्यटन से क्या करता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। राष्ट्रीय एकता का क्या मतलब कि आज भारत अमेरिका से अपने संबंध नहीं तोड़ सकता, आज भारत ब्रिटेन से, फ्रांस से अपने रिलेशन ख़त्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो जितने लोग आ रहे हैं उसे कई हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि पर्यटन से दो देशों के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो अच्छे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इससे कहीं ना कहीं भारत को फ़ायदा होता है, किसी भी देश को पर्यटन से फ़ायदा होता है। इस प्रकार पर्यटन जो है, टूरिज्म जो है, वो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कंपलसरी है। बच्चे, आज बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, कई सारे कंट्री जो हैं वो डेवलप नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है कि वहाँ की सरकार इन चीज़ों पे काम नहीं कर रही है या नहीं किया है। तो जब तक किसी देश में विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होगा, जब तक विदेशी लोग घूमने के लिए उस देश में नहीं आएंगे, तो उस देश का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, स्लो होगा।
जितना तेजी से होना चाहिए उतना तेजी से नहीं होगा। और हमारे देश, आपने देखा ही कि 1991 में हमारे देश में जो हमारे देश का जो विदेशी व्यापार दूसरे देशों से जुड़ गया था, उसे हमारे देश में कितनी तेज़ी से पर्यटन इंडस्ट्री को ग्रोथ मिला और विदेशी लोग जो घूमने के लिए आए तो उससे हमारा देश कितना तेज़ी से आगे बढ़ने लग गया। ये लिबरलाइजेशन का कमाल है बच्चों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और स्थानीय व्यापार नाम से ही क्लियर है, इंटरनेशनल ट्रेड और लोकल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि जब कोई व्यापार, जब कोई ट्रेड दो देशों के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच अगर कोई ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, खरीद बिक्री हो रही है, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। लेकिन अगर दिल्ली से चेन्नई के बीच कोई व्यापार हो रहा है, एक देश के अंदर, एक गांव से दूसरे गांव के बीच, एक शहर से दूसरे शहर के बीच अगर कोई व्यापार होता है, खरीद बिक्री होती है, उसे लोकल ट्रेड कहते हैं, स्थानीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पर होता है और लोकल ट्रेड क्या होता है? छोटे पैमाने पर होता है। छोटे पैमाने का मतलब है 500, 1000 या 2, 4, 10, 20 लाख रुपये लेकर के हम लोकल ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना होगा, अमेरिका के साथ कोई व्यापार करना होगा, तो 2-4 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत ढेर सारी करेंसी होनी चाहिए, मुद्रा होना चाहिए, तभी आपका जो है विदेशों के साथ व्यापार होगा। तो लोकल ट्रेड छोटे पैमाने पर होता है और इंटरनेशनल ट्रेड बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर होता है। नेक्स्ट है, इस व्यापार से विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत से ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार करता है, भारत से जापान के बीच व्यापार करता है, तो भारत को जापान की करेंसी प्राप्त होगी और जापान को भारत की करेंसी प्राप्त होगी। तो इससे विदेशी मुद्रा एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। जबकि लोकल ट्रेड में क्या होता है कि एक देश की मुद्रा उसी देश में रहती है। भारत चेन्नई और मुंबई के बीच कोई अगर व्यापार कर रहा है, अगर भारत में कोई एक गांव से दूसरे गांव के बीच में कोई ट्रेड कर रहा है, खरीद बिक्री कर रहा है, तो भारत की रुपया जो है वो सिर्फ एक ही देश में रह जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि 2 देशों का मुद्रा, 4 देशों की मुद्राएं आपस में एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है, यह पूरे लोकहित में आवश्यकताओं की, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो पूरे देश के विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगर कोई विदेशी कंपनी अगर गाड़ी बना रही है तो किसी क्षेत्र को ध्यान में रखकर को तो नहीं बना रही है, वो पूरे देश में इसकी बिक्री हो, पूरे वर्ल्ड में इसकी बिक्री हो, इसी तरह की टेक्नोलॉजी उस गाड़ी में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो पूरे देश, पूरे विश्व को ध्यान में रखकर किया जाता है। जबकि लोकल ट्रेड आसपास के लोगों को ध्यान में, एक कंट्री के लोगों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट है, तो बच्चों ये था इंटरनेशनल ट्रेड और लोकल ट्रेड में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्यों कहा जाता है? परिवहन का मतलब होता है आने जाने के लिए जो साधन इस्तेमाल करते हैं। आने जाने का साधन का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति ट्रेन से अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कोई व्यक्ति हवाई जहाज से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, कोई व्यक्ति बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कोई व्यक्ति साइकिल से, कार से, गाड़ी से अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसे परिवहन कहते हैं। संचार का मतलब ही है कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या और किसी साधन का इस्तेमाल करता है, उसे संचार कहते हैं। तो वही कह रहा है कि परिवहन का जो संचार का साधन है, ये इस दोनों को किसी भी कंट्री का, किसी भी इकोनॉमी का लाइफलाइन क्यों कहा जाता है, जिसके जीवन क्यों कहा जाता है? बच्चों, अगर किसी देश से अगर कम्युनिकेशन हटा दिया जाए, आने जाने का साधन खत्म कर दिया जाए, तो क्या वह देश रहेगा? वह देश खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि परिवहन तथा संचार के साधन एक दूसरे से कनेक्ट हैं आपस में, बिना इसके संभव ही नहीं है। आज के टाइम में 2020, 2022 आने वाले टाइम 2025, 2030 में इसके बिना कोई व्यक्ति जी नहीं सकता। आज अगर कोई व्यक्ति को कहे कि बिना आप पूरे विश्व से कनेक्ट मत हो, यानी मोबाइल यूज मत करो, आप गाड़ी से मत चलो, हवाई जहाज का इस्तेमाल मत करो, ट्रेन का इस्तेमाल मत करो, तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर जीवित रहेगा भी तो वह डेवलप नहीं कर सकता। इसीलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देश विदेश में दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। क्या करता है परिवहन? क्या करता है संचार? क्या करता है कि
परिवहन क्या करता है, अगर हमें यहाँ से ब्रिटेन जाना हो तो हम हवाई जहाज़ के थ्रू जा सकते हैं। अगर यहाँ से हमें अमेरिका से अपने दोस्तों से बात करनी हो तो हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या करता है, दूर स्थित रहने वाले जगहों को में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से क्या करता है, मिलाता है, कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या करता है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। विदेशी लोगों को आने जाने में वहीं से अमेरिका से देख ले रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि भारत में कहाँ कहाँ घूमने का जगह है, तो वो क्या कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, या किसी व्यक्ति से अगर कांटेक्ट है तो फ़ोन करके पूछ रहे हैं भाई भारत में कौन कौन सा घूमने का जगह है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आपको पता ही है कि पर्यटन से अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया, जापान से अगर हमारे देश में घूमने के लिए आता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, उसे विदेशी मुद्रा प्राप्ति होती है। ऑब्वियसली बात है, इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और इससे इन दोनों चीज़ों से हमारा जीवन जो है आरामदायक हो जाता है, आसान हो जाता है। कि अगर हमें व्यापार करना हो अमेरिका से तो हम फ़ोन के थ्रू अपना सामान मंगवा सकते हैं, हम फ़ोन के थ्रू अपना पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे हमारा जीवन क्या होता है, परिवहन से भी और संचार से भी हमारा लाइफ बिल्कुल आसान हो जाता है। और इससे परिवहन और संचार से सारा देश आपातकाल में एकजुट हो सकता है। क्या होता है, अगर किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत पूरे देश को व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या मीडिया के थ्रू, चैनल के थ्रू हम मैसेज दे देते हैं। आधे 1 घंटे में पूरा देश जो है एकजुट हो सकता है। तो बच्चों, परिवहन और संचार का फ़ायदा भी है। अगर कहीं बहुत खतरा हो तो हम लोग, सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है कि वहाँ का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाता है, वहाँ कोई मैसेज आना जाना बंद कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सरकार को उस जगह को कंट्रोल करने में सुविधा हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था बच्चों। आगे हम फिर देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है। ये कई बार पेपर में सीबीएसई में आया हुआ है, 5 मार्क का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति, अगर किसी देश में इंटरनेशनल ट्रेड अगर हो रहा है तो तभी उस देश का डेवलपमेंट होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? तो उसके सपोर्ट में आपको आंसर लिखना है कि अगर किसी देश का व्यापार, भारत का व्यापार अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ अगर होता है तभी भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो इसके सपोर्ट में आपको आंसर लिखना है बच्चों। तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए, भले ही आप सपोर्ट करते हो या ना करते हो, तो आपको आंसर पॉजिटिव में ही लिखना होता है सीबीएसई में। हाँ, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछती है जिसमें आप सपोर्ट नहीं करते होंगे, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछती है। तो इसमें हमें इसके सपोर्ट में आंसर लिखना है कि विकसित देश, जो डेवलप्ड कंट्री है, जो अमेरिका, जापान, विकसित देश अपनी उच्च कोटि की वस्तुओं को विदेशों में बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं विकसित देश? क्या करते हैं कि जितना सामान उन्हें उन देशों में ज़रूरत है उससे अधिक सामान वो मैन्युफैक्चरिंग करता है और उन सामानों को दूसरे देशों में बेच करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्री है। जितना ज़रूरत है, अगर आप ही देखो ना, आपके घर में जितने नीड है उससे अधिक आप कमाओगे, उससे अधिक आप खेतों में फसल उगाओगे, तभी तो आपका डेवलपमेंट होगा। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इतना अधिक करता है ताकि वो अपने देशों में जितना यूज हो उसके अलावा विदेशों में उसे बेच करके अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति से किसी देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। अगर किसी देश में इंटरनेशनल ट्रेड कई सारे देशों के साथ होता है तो उस देश में रहने वाले लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जो रहन सहन का लेवल है, वो ऊंचा उठता है। अब आप कहेंगे कैसे? कि कारण ये है कि अगर इस देश में बहुत सारी कंपनी आएगी तो क्या होगा, नौकरी मिलेगा, जॉब मिलेगा, एजुकेशन बढ़ेगा तो नौकरियां मिलेगी तो लोगों का लाइफ स्टाइल, जीवन तरीका जो है रहने का, वो ऊंचा उठ जाएगा। ऊंचा इस स्तर से होगा कि उनके रहन सहन का लेवल ऊंचा उठेगा, वो गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, वो शब्दों में भी हिंदी की जगह अंग्रेजी इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जब सारे लोग ऐसा करने लग जाएंगे तभी वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, विकसित देश, विकासशील देश कई मामलों में विकसित देशों पर निर्भर करता है। कई सारे बड़े कंट्री हैं जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जैसे भारत डेवलपिंग कंट्री है, ये कई सारे देशों पर डिपेंड करता है। बांग्लादेश कई सारे देशों पर अपने डेवलपमेंट के डिपेंड करता है। तो ये कह रहा है अल्प विकसित राष्ट्र दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं तथा अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा विकसित देशों को देने पर मजबूर होते हैं। कि जो अनडेवलप्ड कंट्री है, जैसे अफगानिस्तान हो गया, जैसे तिब्बत हो गया, भूटान हो गया, ये छोटे कंट्री जहाँ डेवलप्ड है ही नहीं, डेवलपिंग भी नहीं है, ऐसे कंट्री डेवलप्ड कंट्री पर डिपेंड करते हैं और डेवलप्ड कंट्री अपने सामान को इन देशों में बेच करके फ़ायदा उठाता है, बेनिफिट उठाता है और धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। उसके बाद इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं कि अगर कोई किसी देश में बहुत अधिक विदेशी कंपनी आ रही है, बहुत सारे कंट्री के साथ उसका व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि उन देशों में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है बच्चों कि 1991 में जब उदारीकरण आया, जब लिबरलाइजेशन आया, जब ट्रेड बैरियर हटा दिया गया, तो उसे हज़ारों की संख्या में विदेशी कंपनी आई और हमारे करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला, नौकरी मिली। तो इससे हमारा देश जो है बहुत तेज़ी से तरक्की कर पाया। और इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त का भंडार बढ़ता है। अगर किसी देश का विदेशों के साथ व्यापार नहीं है या कम है तो वहाँ विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होगी, और जब तक किसी देश में विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं होता है तब तक वह देश ग्रो कर ही नहीं सकता, वो डेवलपिंग भी नहीं हो सकता, या होगा तो बहुत स्लो होगा। हमारा देश 1991 और आज 2022 है, देखो ना 30 सालों में कितनी तेज़ी से इसने प्रोग्रेस किया कि आज हमारा देश जो है 2030 में थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बनने जा रहा है। 2023-24 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की बन जाएगी। तो भारत ने कितनी तेज़ी से विकास किया है, कितना तेज़ी से ग्रो किया है अपने कंट्री के लोगों का रहन सहन के स्तर का, तो इससे अंदाज़ा इसी बात से पता चलता है कि भारत का व्यापार आज विश्व के सभी देशों से लगभग हो गया है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे देख लेंगे, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा हुआ है बच्चों कि 3 रेलवे क्षेत्र, बच्चों भारत में करीब 17 रेलवे जोन हैं। रेलवे जोन क्या होता है, रेलवे का हेडक्वार्टर, आसपास के जो स्टेशन होते हैं उसके देखभाल, उसकी निगरानी करने का जिम्मेवारी उसी जोन पे होता है, हेडक्वार्टर पे होता है। तो 17 जोन है पूरे भारत में। हम 3 जोन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक तो है उत्तरी नॉर्थ रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। दूसरा है पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जो है मुंबई है, और दक्षिणी साउथ इंडिया में जो दक्षिणी रेलवे क्षेत्र है उसका जोन का हेडक्वार्टर चेन्नई है। तो इस प्रकार बच्चों यह चैप्टर आज ख़त्म हो गया। तो आप सबों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बच्चों इसी तरीके से टॉपर्स तक चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें। आपके लिए नई वीडियो मैं लाऊंगा, और जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं बच्चों वो सीबीएसई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बना रहा हूं, 20 साल के क्वेश्चन को ध्यान में रखकर बना रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरे चैनल से जुड़ता है तो उसको दूसरे कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका गारंटी के साथ मेरा चैनल हर तरह के क्वेश्चन को, हर तरह के सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख कर के वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपको दूसरे कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक चैनल एसएसटी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और दूसरे बच्चों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, मोटिवेटेड करें, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। बच्चों जय हिंद, जय भारत।